कभी सोचा है, हजारों साल पहले जब वोटिंग वगैरह तो होती नहीं थी, तो फिर राजा बनते कैसे थे? आज हम प्राचीन भारत के उन्हीं पहले राज्यों की बड़ी ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। देखने वाले हैं कि उस जमाने में पावर का गेम कैसे खेला जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज तो हमारे पास वोट का अधिकार है, हम अपने नेता खुद चुनते हैं। पर जरा सोचिए, लगभग 3000 साल पहले की दुनिया, जब कोई वोटिंग सिस्टम था ही नहीं, तो फिर कोई राजा बनता कैसे होगा? इसका जवाब छिपा है बड़े बड़े यज्ञों में, और हाँ, कभी कभी तो लड़ाइयों में भी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पावर का दिखावा ही मतलब सब कुछ था। तो सवाल ये उठता है कि ये शासक बनते कैसे थे? देखिए, ये प्रोसेस आज की तरह सिंपल तो बिल्कुल नहीं था। इसमें होते थे बड़े बड़े अनुष्ठान, एक तरह से भगवान की मंजूरी लेना और अपनी ताकत का सबसे सामने प्रदर्शन करना। चलिए, ऐसे ही एक बहुत जरूरी यज्ञ के बारे में जानते हैं। तो राजा बनने और अपनी पावर साबित करने का जो सबसे बड़ा तरीका था, वो था अश्वमेध यज्ञ। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था। नहीं, ये तो पावर का एक खुला ऐलान था, पूरी दुनिया को ये बताने का तरीका कि हाँ, ये राजा बाकी सबसे ऊपर है। और ये यज्ञ, सच कहूं तो किसी हाई स्टेक ड्रामे से कम नहीं था। सोचिए जरा, एक खास घोड़ा है, उसे पूरे 1 साल के लिए आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अगर वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके में गया और उसे रोक लिया गया, तो इसका सीधा मतलब था युद्ध का बुलावा। और अगर किसी ने उसे जाने दिया, तो समझो उसने अपनी हार मान ली। फिर साल के आखिर में जो राजा सबसे पावरफुल साबित होता, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करता था और बाकी राजा उसके लिए तोहफे लेकर आते थे। तो इन यज्ञों से पावरफुल राजा तो बनने लगे, बिल्कुल। पर अब एक और चीज हो रही थी। राज्य की जो परिभाषा थी ना, वो बदल रही थी। अब राजा सिर्फ किसी कबीले या जन का लीडर नहीं था। नहीं, अब वो एक जमीन के टुकड़े का, एक पूरे इलाके का मालिक बन रहा था। और ये सोच में एक बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशनरी बदलाव था। पहले राजा होता था लोगों का, अब राजा होने लगा जमीन का। ये सफर था जन से जनपद का, मतलब कबीले से एक फिक्स्ड टेरिटरी तक का। अब पावर का सेंटर लोग नहीं थे, अब पावर का सेंटर थी जमीन। और फिर कहानी और आगे बढ़ती है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद इतने बड़े, इतने ताकतवर हो गए कि वो महाजनपद कहलाने लगे। ये समझ लीजिए कि ये ग्रेट किंगडम्स थे। इनकी अपनी कैपिटल सिटीज थी और अपनी पावर दिखाने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए इन शहरों को बड़े बड़े किलों से घेरा जाता था। आप देखिए, इतने बड़े बड़े राज्य, विशाल किले, इनको मेंटेन करने के लिए सिर्फ यज्ञों से तो काम चलने वाला था नहीं। राजाओं को अब जरूरत थी एक परमानेंट आर्मी की, और इन सब का खर्च उठाने के लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स की। और बस यहीं से एंट्री होती है रेगुलर टैक्स सिस्टम की। तो अब राजा गिफ्ट्स के भरोसे नहीं रह सकते थे। उन्होंने एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम शुरू किया। जैसे किसानों को अपनी फसल का एक फिक्स्ड हिस्सा, करीब करीब छठा भाग, टैक्स के तौर पर देना होता था। इतना ही नहीं, कारीगर, व्यापारी, यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले शिकारी और चरवाहों को भी किसी न किसी तरह से टैक्स देना पड़ता था। लेकिन एक मिनट, एक सवाल उठता है, इतना सारा टैक्स देने के लिए ये एक्स्ट्रा अनाज आया कहाँ से? भाई, इसका जवाब छुपा है एग्रीकल्चर में हुए एक रेवोल्यूशन में। 2 बड़े कमाल के बदलाव हुए। एक तो लोहे के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ, इससे जमीन की गहरी जुताई होने लगी। और दूसरा, धान की रोपाई की नई टेक्निक अपनाई गई। इन दोनों चीजों से पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। और बस इसी एक्स्ट्रा अनाज ने इन बड़े बड़े राज्यों और उनकी बड़ी बड़ी सेनाओं का पेट भरा। तो इन सभी महाजनपदों की रेस में एक राज्य था जो सबसे आगे निकल गया, और वो बना भारत का पहला महान साम्राज्य, मगध। तो चलिए देखते हैं कि आखिर मगध इतना पावरफुल बना कैसे। मगध की कामयाबी का राज? अरे, उसके पास तो सब कुछ था। सोचिए, गंगा और सोन जैसी नदियां थीं जो खेती और ट्रांसपोर्ट के लिए लाइफलाइन थी। फिर थे घने जंगल, जहां से सेना के लिए हाथी मिलते थे और किले बनाने के लिए लकड़ी। और सबसे बड़ी बात, जमीन के नीचे था लोहे का खजाना, जिससे बनते थे उस जमाने के सबसे तगड़े हथियार और औजार। और इन सब के ऊपर थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे दमदार राजा, जिन्होंने इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन रुकिए, क्या हर जगह एक ही राजा का राज था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी दौर में एक एकदम अलग तरह का सिस्टम भी चल रहा था।
एक ऐसी जगह जहां कोई एक राजा था ही नहीं, ये था वज्जी संघ, एक प्राचीन गणराज्य यानी एक रिपब्लिक। वज्जी में जो सिस्टम था उसे गण या संघ कहते थे। यहाँ सीन एकदम अलग था। कोई एक राजा नहीं, बल्कि कई शासक थे, कभी कभी तो हजारों की तादाद में। और मजे की बात यह है कि ये सब खुद को राजा ही कहते थे। ये सब एक साथ सभाओं में बैठते थे, हर बात पर खुलकर डिबेट करते थे और फिर मिलकर फैसला लेते थे। मतलब एक तरह की कलेक्टिव रूलिंग थी। तो आप देख सकते हैं मगध और वज्जी के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मगध जहां एक राजा का फैसला ही आखिरी होता था, और दूसरी तरफ वज्जी जहां बहुत सारे शासक मिलकर डिबेट करके फैसले लेते थे। हाँ, एक बात याद रखनी जरूरी है कि वज्जी का ये डेमोक्रेटिक सिस्टम भी सबके लिए नहीं था। महिलाओं, दासों और मजदूरों को इन सभाओं में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। वज्जी की असली ताकत थी उनकी एकता में, उनकी आपसी चर्चा में। कहा तो ये भी जाता है कि खुद भगवान बुद्ध ने ये बात कही थी कि जब तक वज्जी के लोग मिलजुल कर बार बार सभाएं करते रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इससे पता चलता है कि उस जमाने में भी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की पावर को कितना जरूरी माना जाता था। तो ये थी एक लंबी यात्रा, है ना? कहानी शुरू हुई करीब 3000 साल पहले उन राजाओं से जो यज्ञ करके अपनी पावर साबित करते थे। फिर आया करीब 2500 साल पहले महाजनपदों का दौर, जहां एक तरफ मगध जैसी राजशाही थी तो दूसरी तरफ वज्जी जैसा गणराज्य। लेकिन आखिर में लगभग 1500 साल पहले पावरफुल गुप्त साम्राज्य ने इन गणराज्यों को भी जीत लिया, और ये जो अनोखा एक्सपेरिमेंट था ये खत्म हो गया। तो सवाल आज भी वही है, शासन का कौन सा तरीका बेहतर है? एक अकेले पावरफुल राजा का सेंट्रलाइज्ड रूल, या फिर बहुत सारे लोगों का मिलकर चलाया जाने वाला गणराज्य? ये बहस देखिए हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। प्राचीन भारत के इन राज्यों ने हमें जो विरासत दी है वो सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं है, वो आज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है।